So our next topic of the chapter is the fundamental rights in the Indian Constitution. तो इसमें आपके 6 rights आते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया. So during freedom struggle, leaders realized the importance of rights. अब obviously देखो, जब हमने ब्रिटिशर्स के अंडर जब हम थे एज अ imperialist colony, तो उस टाइम पे we struggled a lot, like we faced so many problems, oppression of Britishers as well. तो हमारे लीडर्स को पता था कि राइट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, बिकॉज ऑब्वियसली हमने उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखा था, फिर द वे दे यूज टू ऑप्रेस देयर पीपल हमने वो देखा था. तो हमने ये जान लिया था कि हमें अपने सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल राइट्स देने हैं ताकि उनको ऑपरेशन से बचाया जा सके. ओके, सो देखो, मोतीलाल नेहरू कमेटी डिमांडेड अ बिल ऑफ राइट्स. तो बिल ऑफ राइट्स की सबसे पहले डिमांड किसने की थी? मोतीलाल नेहरू कमेटी ने की थी. इसको जस्ट आप एक बार ओवरव्यू दे सकते हैं. ओके, फंडामेंटल राइट्स. So the rights which would be specially protected by constitution. पहले तो वर्ड फंडामेंटल का मीनिंग पता होना चाहिए. देखो, फंडामेंटल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट. अब राइट्स को फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा गया है? क्योंकि ये स्पेशली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है. जैसे बिल ऑफ राइट्स था ना, बिल ऑफ राइट्स और फंडामेंटल राइट्स एक ही चीज़ है, क्योंकि बिल ऑफ राइट्स को भी कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने अंदर एनलिस्ट किया है, उसे प्रोटेक्ट भी करता है. सिमिलरली जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही स्पेशली प्रोटेक्ट करता है. सो व्हाई आर राइट्स कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स? अब राइट्स को फंडामेंटल राइट्स क्यों बोला गया? चलो ठीक है, राइट है, वी अंडरस्टैंड. व्हाई इज द टर्म फंडामेंटल यूज्ड विद इट? तो देखो, because word fundamental suggests that these rights are so important that our constitution separately listed them and made special provisions for their protection. कि ये जो राइट्स हैं, मतलब जो ये 6 राइट्स हैं, ये इतने ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको स्पेशली लिस्ट किया. अब ये सिंपल ऐसे आर्टिकल्स में नहीं आते हैं, इसके लिए एक स्पेशली फंडामेंटल राइट्स का चार्टर है, मतलब एक पूरा आर्टिकल्स दिए गए हैं इनके लिए सेपरेटली. तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड देम सेपरेटली क्योंकि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, एंड मेड स्पेशल प्रोविजंस फॉर देयर प्रोटेक्शन. तो ऑब्वियसली इनकी प्रोटेक्शन के लिए जो प्रोविजंस दी गए हैं उसमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज सबसे इंपॉर्टेंट राइट है, या सबसे क्लासिक एग्जांपल है. ओके, सो दे आर सो इम्पॉर्टेंट दैट कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंश्योर्स दैट दे आर नॉट वायलेटेड बाय गवर्नमेंट. तो यही है कि ये इतने ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये भी देखता है कि हमारी खुद की गवर्नमेंट ही हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमसे लेने की कोशिश ना करे. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज, मतलब टॉपिक के अंडर का ये सब टॉपिक, तो इसमें आता है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी लीगल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स. अब ऑर्डिनरी लीगल राइट्स कौन से होते हैं? तो वो राइट्स जो ठीक है कि मतलब विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बेसिकली, कि ठीक है दोज राइट्स एग्जिस्ट, दोज आर इम्पॉर्टेंट बट नॉट एज इम्पॉर्टेंट एंड सेक्रेड एज फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, उतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है जितने ज़्यादा हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है. तो देखो डिफरेंस क्या है इनके बीच का. Ordinary legal rights and fundamental rights. Ordinary legal rights are protected as well as enforced by ordinary law. ठीक है, जो हमारे ऑर्डिनरी लीगल राइट्स है, सबसे पहले तो वो लीगल राइट्स लेजिस्लेचर के थ्रू बनते हैं, तो ऑर्डिनरी लॉ ही उनको प्रोटेक्ट करता है. ओके, पार्लियामेंट उनको प्रोटेक्ट करता है. बट फंडामेंटल राइट के केस में क्या हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दैट दीज आर प्रोटेक्टेड एज वेल एज गारंटेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन ये बचाने की हमारी कोशिश करता है. Next is these rights may be changed by legislature by the process of law making. तो ordinary legal rights को change किया जा सकता है by ordinary process of law making. मतलब जैसे नॉर्मल जो भी प्रोसीजर है लॉ बनाने का, कि पहले वो बिल आएगा, बिल पे थोड़ी बहुत डिबेट होगी, आफ्टरवर्ड्स वो एक एक हाउस में जाएगा, वहाँ से पास होके वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, एंड प्रेसिडेंट विल फाइनली गिव हिज कंसेंट फॉर द लॉ. तो ये ऑर्डिनरी तरीका है अगर हमें इसको चेंज करना है, बदलाव लाना है अपने किसी लॉ में, ऑर्डिनरी लीगल राइट में. लेकिन फंडामेंटल राइट को अगर आपको चेंज करना है, सो यू विल हैव टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना पड़ेगा अगर आपको कोई फंडामेंटल राइट में चेंज लाना है. इट इज़ नॉट दैट ईजी प्रोसीजर. जब राइट टू प्रॉपर्टी हमारे फंडामेंटल राइट के चार्टर से हटा था, तो इट वॉज नॉट सो ईजी टू रिमूव इट. बहुत डिबेट डिस्कशन भी हुई थी इसमें. अब एक और ये इंट्रोडक्टरी पार्ट में इस टॉपिक के है कि बिल ऑफ राइट्स क्या है. बिल ऑफ राइट्स इन साउथ अफ्रीका. अब एक जनरल डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं बिल ऑफ राइट्स के, कि वो राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनलिस्टेड भी हैं, एंड एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन उसको प्रोटेक्ट भी करता है, एंड सिमिलरली हमारी गवर्नमेंट भी हमारे राइट्स को रिकग्नाइज करती है, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स. तो फंडामेंटल राइट्स या बिल ऑफ राइट्स, दे कैन गो हैंड इन हैंड. ओके, देखो साउथ अफ्रीका में फंडामेंटल राइट्स या बिल ऑफ राइट्स की क्या वैल्यू है.
साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनॉग्रेटेड इन 1996। देखो इनका कॉन्स्टिट्यूशन कितना ज़्यादा लेट बना है। हमारा 1950 में इम्प्लीमेंट हो गया था, पर इनका 1996 में इम्प्लीमेंट हुआ है। सो इट्स क्रिएशन एज वेल एज प्रोमलगेशन took place when South Africa still faced threats of civil war। अब सिविल वॉर के थ्रेट साउथ अफ्रीका में क्यों हैं? एवरीबडी नोज इट कि वहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम चलता था, जहाँ पे ब्लैक्स के खिलाफ वाइट डिस्क्रिमिनेशन किया करते थे, एंड ड्यू टू दैट डिस्क्रिमिनेशन दोनों जो सोशल ग्रुप्स हैं उनके बीच में लड़ाई हो गई थी। और यस, सिविल वॉर का मतलब ही यही होता है जब विद इन कंट्री में कुछ एथनिक ग्रुप्स फाइट करने लग जाते हैं, कंफ्लिक्ट होता है जब उनके बीच में, तो दैट इज कॉल्ड अ सिविल वॉर। तो ठीक है, साउथ अफ्रीका में मतलब अपार्थाइड रेजिम खत्म होने के बाद भी थ्रेट्स थे सिविल वॉर के। ठीक है, जब इनका साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन बना है और वो एनफोर्स हुआ है। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द बिल ऑफ राइट्स इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ अफ्रीका। तो देखो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन ने भी बिल ऑफ राइट्स को इतनी अच्छी अथॉरिटी दी है, वो भी कहता है कि बिल ऑफ राइट्स हमारे साउथ अफ्रीकन डेमोक्रेसी के लिए कॉर्नर स्टोन की तरह है। व्हाट इज अ कॉर्नर स्टोन? कॉर्नर स्टोन इज बेसिकली एक पिलर की तरह है, मतलब एक बहुत अच्छी एक नींव है, सपोर्ट है, कि इसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वैल्यू ही नहीं है। साउथ अफ्रीका भी यही मानता है, just like India. So it forbids discrimination on the grounds of race, gender, pregnancy, marital status, ethnic, social origin, color, age, disability, religion, conscience, belief, culture, language and place of birth. तो वही है, ये भी इन्हीं चीज़ों की डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं जो हमारी खुद की कंट्री करती है। तो देखो रेस, क्योंकि साउथ अफ्रीका में सबसे बड़ी चीज़ ही लाइक रेस को लेके थी, कलर को लेके थी, तो इस वजह से यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस इन्होंने ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। एंड जेंडर वही है, मेल फीमेल के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा एंड सो ऑन। ठीक है, रेस का मतलब यही है कि कलर, ठीक है, कलर ऑफ स्किन। नाउ राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका आर, तो कौन कौन से जो एक सिग्निफिकेंट, मैंने ये 4-5 राइटें लिखी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, और ये 4 इनमें से आप लर्न कर लेना। ओके, सो राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या होता है? जब हम किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से कोई आरटीआई मांगते हैं, आरटीआई मतलब कि जैसे कोई भी डॉक्यूमेंटेशन मांग रहे हैं, किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, ओके, कि आपने सपोज आपने इतना एक्सपेंडिचर आपके पास आया था या आपके पास इतना बजट आया था, तो आपने इसको कहाँ कहाँ खर्च किया, तो हम यहाँ पे आरटीआई मांग रहे हैं। नाउ राइट टू बेसिक एंड हायर एजुकेशन, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करता है, वैसे ही वहाँ पे भी राइट टू बेसिक एंड हायर एजुकेशन है। चिल्ड्रंस राइट, चिल्ड्रंस राइट, अब जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ना राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, की बच्चों को हजार्डियस प्लेसेस पे यू कैन नॉट एम्प्लॉय अगर उनकी एज 6 to 14 ईयर्स तक की है, तो वैसे ही वहाँ पे भी चिल्ड्रन राइट्स हैं। राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग, वहाँ पे रहने का सबको एक अच्छा अरेंजमेंट मिलना चाहिए। एंड राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, डिग्निफाइड लाइफ आई टोल्ड यू, द राइट जहाँ पे हम एक सेल्फ रिस्पेक्ट से रह सकते हैं, एक लाइक बेसिक मिनिमल जस्टिफाइड लाइफ जी सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी या जस्टिस है, उसी को हम बोलते हैं डिग्निफाइड लाइफ। ओके, सो नाउ अब जो आपका टॉपिक शुरू हो रहा है, दिस इज राइट टू इक्वालिटी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये छोड़ना नहीं है। राइट टू इक्वालिटी ट्राइज टू डू अवे विद ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। देखो इक्वालिटी का क्या मतलब होता है? इक्वालिटी होता है जहाँ पे सब इक्वल हो, इक्वल हो तो मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब होता है? भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, सब हर कोई इक्वल है। सो it provides equal access to public places like shops, hotels, places of entertainment, wells, bathing ghats and places of worship। मतलब कोई भी टेम्पल है, कोई भी लाइक सिनेमा हॉल है या कोई भी लाइक वेल है, तो वहाँ पे सबकी एक इक्वल एक्सेस रहेगी। ये नहीं है कि कोई सिर्फ अपर कास्ट का इंसान ही किसी इनमें से इन चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, कोई भी यहाँ पर जा सकता है। देन सेकेंड इज ये जो ये मैंने चीज़ें रेड में की हैं, तो ये आप एज अ हेडिंग भी लिख सकते हैं, इट विल गिव अ गुड इम्प्रेशन। देयर कांट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू ऑल दीज प्लेसेस ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो वही है, जितने भी ये प्लेसेस हैं लाइक जहाँ पे वही है पार्क्स हो जाते हैं, होटल्स हो जाते हैं, सिनेमा हॉल्स हो जाते हैं, तो यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कि नहीं तुम किसी और रिलीजन के हो इसलिए तुम यहाँ पे नहीं आ सकते, या मे बी कि तुम्हारा कलर ब्लैक है तुम इसलिए यहाँ नहीं आ सकते, या तुम मेल हो या तुम फीमेल हो इस वजह से तुम्हें टेम्पल में एंट्री नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके,
Then it also prohibits discrimination in public employment. पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी कोई जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए. अब ऑब्वियसली देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक रिजर्वेशन की पॉलिसी दी है. रिजर्वेशन की पॉलिसी के अंडर क्या है कि सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी करने का अधिकार है. मतलब इवन दोज हु आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस या वैसे जो बैकवर्ड हैं, पुअर है, अंडर प्रिविलेज पीपल हैं, वो भी जॉब सीख कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी क्या होता है? तो ये इस टर्म से भी सब फैमिलियर होंगे कि जैसे सपोज जो लोअर कम्युनिटी थी, मतलब इनिशियली जो कास्ट सिस्टम बटा हुआ था, तो उसमें जो सबसे नीचे लेवल पे लोग आते थे, कहा जाता था कि अगर वो अपर क्लास लोगों को अगर टच भी करेंगे तो वो पोल्यूट हो जाएंगे. तो उस क्रूडेस्ट मैनिफेस्टेशन को, मतलब इस क्रूडेस्ट प्रैक्टिस को हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजंस दिए हैं. तो यस, इट इज़ फाइनली अबॉलिश्ड अंडर आर्टिकल 17. ये इंपॉर्टेंट है दैट आपका अनटचेबिलिटी जो है वो किसके अंडर अबॉलिश हुआ है? अंडर आर्टिकल 17. यस. सो नेक्स्ट इज it also provides the state shall not confer any title except for those who excel in fields of academics and military. Yes, इसके अंदर क्या आता है कि हम किसी को भी कुछ ऐसे वैसे टाइटल से नहीं पुकार सकते. अब देखो अगर पॉजिटिव वे में है यू कैन गिव एनी टाइटल. अब जैसे अकेडमिकली अगर कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है या अगर कोई मिलिटरली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो अगर आप उनको एक अच्छा पॉजिटिव टाइटल दे रहे हो इट इज़ एक्सेप्टेबल. लेकिन आप एक अननेसेसरी या गंदा टाइटल किसी को दे रहे हो, किसी को लाइक अपने से अलग दिखाने के लिए या अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, सो इट इज़ नॉट एट ऑल अलाउड अंडर राइट टू इक्वालिटी. तो ठीक है, इसमें जो मेन चीज़ है वो यही है कि एक तो पब्लिक प्लेसेस पे इक्वल एक्सेस होनी चाहिए, फिर एक्सेस के साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा. देन ना ही कोई डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट इज कि अनटचेबिलिटी को हटा दिया गया. एंड यस, आप कोई टाइटल किसी को भी ऐसे नहीं दे सकते हो negatively. Positively you can give title, that is good. So thus it strives to make India democratic by ensuring a sense of equality, dignity and status. तो वही है इंडिया डेमोक्रेटिक कैसे बनेगा? जब सब इक्वल होंगे, सबको एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार होगा, सबकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होगी एंड एट द सेम टाइम सबका एक इक्वल स्टेटस होगा. ये नहीं है कि कोई लोअर कास्ट रहेगा या कोई अपर कास्ट रहेगा. ठीक है, तो ये तो अगर सपोज राइट टू इक्वालिटी आता है तो आप ये तो लिखोगे ही लिखोगे. अब इसके साथ जो थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बुक में दी गई है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं. ओके, देखो, आर प्रियम्बल मेंशंस टू थिंग्स. ये भी मैंने आपकी बुक से ही लिया है टॉपिक. ओके, सो हमारा जो प्रियम्बल है वो दो चीज़ों की बात करता है. वन इज इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड वन इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. देखो, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस वैसे इन टर्म्स ऑफ यू कैन से जॉब वगैरह नहीं आ सकता, बट हाँ, अगर आप सब हर सिटीजन को इक्वल इक्वली बिहेव कर रहे हो, ये नहीं है कि आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, तो भी वो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस है. बट अगर मैं जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो स्टेटस इक्वल नहीं आ सकता. देन बट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज द वन थिंग दैट यू कैन गिव एनी टाइम. अब ऑब्वियसली अगर सबको अगर आप अलाउ, जैसे सपोज अगर आप कुछ भी कॉम्पिटिशन कर रहे हो या वोटिंग करा रहे हो, तो अगर आप सबको वोट करने वो कह रहे हो, तो दैट इज अ काइंड ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस you can achieve it, but it is not that simple. Okay, so now concept of reservation. हाँ, ये ज़रूर लिखेंगे अगर आप राइट टू इक्वालिटी का आंसर लिख रहे हैं तो. The Constitution clarifies that the government can implement special schemes and measures for improving the condition of children, women and socially and educationally backward classes through the policy of reservation. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने भी ये लिख के दिया है कि अगर ज़रूरत पड़े कि जैसे सपोज कोई जो ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा ओप्रेस हो रहा है, या फिर मे बी कोई वुमन की कंडीशन अच्छी नहीं है या बच्चों की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए हमारी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है. ओके, स्पेशल स्कीम्स दे सकती है, उनको थोड़ा रिलैक्सेशन दे सकती है किसी चीज़ में. ओके, थ्रू द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन. तो आर रिजर्वेशन ऑफ वायलेशन ऑफ इक्वालिटी. अब आप कहोगे कि अभी हम बात कर रहे थे कि सब इक्वल होने चाहिए, तो इनको एक एडिशनल एडवांटेज क्यों दी जा रही है अंडर रिजर्वेशन, है ना? ये सबका एक क्वेश्चन रहता है. तो बेसिकली अगर हम इसको थोड़ा डीपली समझें तो एक्चुअल में इट इज़ नॉट कि उनको आप एडिशनल एडवांटेज दे रहे हो. ये लोग अभी वो ग्रुप्स हैं जो ऑलरेडी ही इतने बैकवर्ड हैं कि वो भी आपके शायद लेवल पे पहुंचे भी नहीं होंगे. यू नो, दे कांट कम्पीट विद यू. It has been implemented in order to give opportunities to those sections who are excessively backward ones, that they are below the standard level of
बीइंग कॉल्ड वेल ऑफ, मतलब आप उनको वेल ऑफ कि वो आधे लेवल पे भी नहीं है, मतलब वो इतने लाइक एक्सट्रीमली डिसएडवांटेज पीपल है, तो अगर उनको रिजर्वेशन दी जा रही है तो कहीं ना कहीं इट इज जस्टिफाइड. ओके, earlier there had been so much inequalities in the accessibility to places, but this system helped the people to fulfill their right to equality of opportunity in a correct and absolute manner. अब पहले टाइम में कितनी इनइक्वालिटी थी, आप ये देखो ना, जैसे अनटचेबल्स को मंदिर में भी जाने नहीं दिया जाता था, वो तो आज के टाइम में कंडीशंस इंप्रूव हुई हैं, ठीक है, बट पहले तो इतनी लाइक क्रूड या इतनी हार्श प्रैक्टिसेस हुआ करती थी ना, तो उस टाइम पे अगर उनको रिजर्वेशन दी भी गई है तो इट इज़ क्वाइट एक्सेप्टेबल. इसमें हम ये नहीं कह सकते कि दे आर competing फॉर आवर जॉब्स और वट एवर. ओके, सो यस, दिस वॉज ऑल अबाउट योर फर्स्ट फंडामेंटल राइट, दैट इज राइट टू इक्वालिटी. एंड ये आप ज़रूर पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम. सो स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.